मिसराज आईएएस एकेडमी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज इस सीरीज में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेंस में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक पूरी सावधानी से पढ़ना है क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही स्तर के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि व्हिच काउंसिल एक्ट इज आल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। देन द एक्ट इज 1909 1909 का भारतीय जो परिषद अधिनियम है उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? तो इसलिए कहते हैं कि जो मॉर्ले थे वो उस समय थे मॉर्ले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का मतलब क्या हुआ कि जो 1858 का 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उस रिफॉर्म के तहत एक ब्रिटेन में ही एक पद बनाया गया था। उस पद के तहत जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होते थे वो भारतीय मामलों पर नजर रखते थे, यानी कि वो भारत में जो गवर्नर जनरल या वायसराय होते थे उनके साथ मिलकर उन्हें काम करना होता था। और वो व्यक्ति यानी कि जो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पोस्ट पर होते थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते थे ब्रिटेन के, और साथ ही साथ कैबिनेट मेंबर भी होते थे। तो इस तरह से भारत के शासन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक कड़ी, एक चेन के रूप में ये काम करते थे। तो वही व्यक्ति हैं ये मॉर्ले और मिंटो जो थे उस समय, यानी कि जब ये काउंसिल एक्ट आया उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। तो ये तो हिस्ट्री का विषय हो गया। तो लेकिन इन दोनों ने मिलकर जो परिस्थिति थी उस समय, जो सिचुएशन उस समय बना हुआ था उसके ऊपर एक एक्ट लाया। एक एक्ट जो था ये काउंसिल एक्ट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पारित हुआ। चूंकि इसका ड्राफ्ट जो है ये मॉर्ले और मिंटो ने मिलकर तैयार किया था तो इसका नाम हो गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और रिफॉर्म इसलिए क्योंकि पहले से जो कमियां दिख रही थी या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भारत में माहौल तैयार हो रहा था उस माहौल के अंतर्गत ये दिखाना चाहते थे वो कि हम भारतीय लोगों में शासन तो करेंगे लेकिन शासन करते हुए हम उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, हम उनको जो है मौका देना चाहते हैं शासन में भागीदारी का। इस तरह का एक रिफॉर्म जो है, और इसमें से ज्यादातर रिफॉर्म काउंसिल से रिलेटेड था, जो उस समय गवर्नर जनरल यानी वायसराय की काउंसिल था उससे रिलेटेड था। तो इसीलिए हो गया ये काउंसिल एक्ट। तो अब हम लोग क्या कहेंगे इसको? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो परिस्थिति की बात कर रहे थे तो देखिए परिस्थिति उस समय किस तरह की थी, क्यों ये रिफॉर्म एक्ट लाया गया। तो पहली चीज तो ये कि आप देखेंगे कि 1905 में 1905 में एक बड़ा फैसला लिया गया था। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, बंगाल का विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो इससे क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो भारतीय जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो कांग्रेस के जो नेता थे, चाहे वो मॉडरेट थे चाहे एक्सट्रीमिस्ट थे, सभी लोग जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में कूद चुके थे और जबरदस्त विरोध चल रहा था ब्रिटिश सरकार का। तो एक तो ये परिस्थिति हो गई कि 1905 का जो 1905 का जो बंगाल विभाजन था उससे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था और विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा था। फिर 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1906 का 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। उस कांग्रेस के इस अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुआ, वहां पर भी देखिए क्या बातें हो रही हैं कि स्वराज की मांग,
स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट, है ना, ये सब चीजें वहां पर आई। तो फिर ब्रिटिश सरकार को दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि भाई जो भारतीय लोग जो है ब्रिटिश सामान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, भारतीय सामान को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वराज की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें शासन करने का अधिकार दीजिए। तो इन सब परिस्थितियों के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और खासकर उस समय मॉर्ले जो कि मैंने बताया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और मिंटो जो उस समय गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय थे, इन दोनों ने इन परिस्थितियों का आकलन किया, एस्टिमेटेड द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम, और जो प्रपोजल बनाया उन्होंने, उस प्रपोजल के आधार पर ही ये पूरा जो है इसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो उसी पर आधारित है, इसीलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। फिर और एक चीज देखिए, जो मैंने पहले बताया आपको कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था, यानी कि आंदोलन जो है जो बढ़ रहा था, बंगाल विभाजन के कारण बढ़ रहा था, या यूं कहें कि जो स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था दादा भाई नौरोजी के प्रयासों और जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन सब के प्रयासों से, तो जो स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था। और 1907 में देखिए ये सूरत स्प्लिट भी हो गया, सूरत विभाजन, जिसमें मॉडरेट्स अलग हो गए और जो दूसरा पक्ष था मॉडरेट्स के अलावा, जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग अलग हो गए। ये एक सूरत विभाजन की बड़ी घटना हो गई। अब ब्रिटिश सरकार के ऊपर ये लगातार दबाव बनता जा रहा था कि या तो वो एक्सट्रीमिज्म को जो है क्रश करे, उन पर दबाव बनाए, या फिर मॉडरेट्स को खुश करे, और मॉडरेट्स को खुश करके शासन व्यवस्था में सुधार करे। तो उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिज्म को क्रश करने जाएंगे तो इससे जो हमारे खिलाफ जो असंतोष है, डिससेटिस्फैक्शन है, और बढ़ेगा। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, उन्होंने तरीका अपनाया डिवाइड एंड रूल का। उन्होंने तरीका अपनाया कि जो मॉडरेट्स हैं उनको कुछ चीजें दे दी जाए, फिर उन मॉडरेट्स में जो मुस्लिम्स हैं उन मुस्लिम्स को थोड़ा उनसे अलग कर दिया जाए। अब देखिए उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मॉडरेट्स जो हैं ये ज्यादा संख्या में हैं और ये हमारी बात सुन भी सकते हैं, तो उन्होंने पहले तो मॉडरेट्स को खुश करने के लिए इसमें कुछ प्रस्ताव लाए, जो मैं आगे बताता हूं आपको। तो कुछ प्रस्ताव लाए, दूसरी तरफ उन्हीं प्रस्तावों में उन्होंने ये व्यवस्था भी कर दी कि मुसलमानों को खुश कर दिया जाए, अलग से उनकी व्यवस्था कर दी जाए मुसलमानों को खुश करने के लिए। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक विभाजन खींच दिया। तो ये वही मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म है जिसने भारत में संप्रदायवाद यानी जो हमारा जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म उसकी जड़ें जो है यहीं से शुरू होती है, कम्युनलिज्म, और जो पाकिस्तान का जो बीज है यहीं से उत्पन्न होता है। तो आप इस जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को है इस नजरिए से भी देखिएगा और इस नजरिए से भी पढ़िएगा, क्योंकि कई जगह इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो यहां पर मैंने वो सारी बातें आपको बता दिया जो कि परिस्थितियां बन गई थी कि अब एक कोई ना कोई रिफॉर्म आना चाहिए। हाँ, एक बात और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि एक शिमला में जो है मिंटो महोदय से एक मुस्लिमों का एक दल मिला था, मुसलमानों का एक दल मिला था। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो आगा खां थे, उसके आगा खां जो थे लीडर थे मुसलमानों के, तो उन्होंने उनसे मिंटो से कहा कि भाई देखो, हम तो कांग्रेस में हमको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, ना हमको रिप्रेजेंटेशन मिल पा रहा है, ना ही हमको सेटिस्फैक्शन हो रहा है, नहीं, इसीलिए हमको अलग अलग प्रतिनिधित्व दीजिए। आप जो है मिंटो को उन्होंने साफ बोला कि हम जो है अब कांग्रेस के साथ जो है नहीं रहना चाहते, वी शुड बी गिवन द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। तो मिंटो को मौका मिल गया, मिंटो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सेपरेट हिंदू एंड मुस्लिम। तो 1857 में जो एक एकता के कारण जो अंग्रेजों के ऊपर दबाव बना था, अब देखिए वो फिर से क्या हो रहा है, फिर से हमारे हाथ से निकलने लगा। एक बार फिर मुसलमान जो है, मुस्लिम जो हैं, यहां पर इस मिंटो से मिल करके उन्होंने ये डिमांड कर दी कि हमें अलग कर दो, हम कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते, हमारी जो डिमांड्स हैं वो अलग हैं। और यहीं पर उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग 1906 में, यहां पर पहले 1906 में मिले और उसी साल कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग बना लिया ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का होना
हिंदू और मुसलमानों के बीच एक विभाजन रेखा का पैदा हो जाना, सूरत में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच जो विवाद खड़ा हुआ उससे कांग्रेस का विभाजन का हो जाना, 1906 में जो कांग्रेस की बैठक हुई कलकत्ता में, उसमें जो स्वराज की मांग, स्वदेशी की मांग और बाइकॉट की मांग की शुरुआत हुई, उससे जो ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा। इसके अलावा बंगाल का विभाजन किया जाना और साथ ही साथ ये जो पूरी घटनाएं थी, एक्सट्रीमिज्म यानी पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ विरोध और असंतोष इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की आधारशिला बन गई। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें इस रिफॉर्म में क्या क्या चीजें लाई उन्होंने। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने ये कोशिश की कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें हम प्रतिनिधित्व को बढ़ा दें। उन्होंने ये तरीका अपनाया कि रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा देंगे तो कुछ जो जिनको असंतोष है, डिससेटिस्फैक्शन है कि हमें शासन करने का मौका नहीं मिल रहा है, शासन करने का मौका मिल जाएगा, कानून बनाने का भी मौका मिल जाएगा। और पहले से ही प्रशासन में खुला मौका दे दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, आपको याद ही होगा कि ये प्रस्ताव रख दिया गया, भाई जो भी हम जो कंपनी की सेवा में चाहे जो भी व्यक्ति हो, बिना जाति, धर्म या वंश या किसी भी स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप प्रवेश पा सकते हैं। बाद में जो है सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन भी शुरू हो गया और कुछ भारतीय उसमें सेलेक्ट भी हुए, वो भी मैंने बताया, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं जाके कि कहां पर क्या क्या चेंजेस आए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके और उसे देखिए, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे बहुत, और आने वाले समय में और इससे महत्वपूर्ण वीडियोस आएंगे जो कि आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी में और साथ ही अदर कंपटीशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो अल्टीमेटली ये होगा कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है उन तक भी पहुंचेगा, और इस सब का जो एडवांटेज है, ये जो आपका मोटिवेशन है, ये मुझे भी मिलेगा और मैं और बेहतर वीडियोज आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित होता रहूंगा। तो मैं यहां पर बात ये कह रहा था कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर यह दबाव आया और ये जो प्रपोजल तैयार हुआ ये पारित किया गया, और उसको लेकर के सबसे पहली चीज जो इसमें आई, उन्होंने क्या कर दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो संख्या 16 थी, इससे पहले वाले जो काउंसिल एक्ट था उसमें मैंने बताया था कि 16 थी और कहां से कितने लोग चुन के आते थे, उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है। तो अब देखिए ये सीधा इन्होंने बढ़ा करके 60 मेंबर का कर दिया। अब तो ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाएंगे ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग चुन के आ पाएंगे। 16 to 60 इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, इनमें भी संख्या जो है इन्होंने बड़ी मतलब काफी बढ़ा दी। जैसे मैं कुछ उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में और यूनाइटेड प्रोविंस में, ये जो चार आपको नाम मैंने बताए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और ये यूनाइटेड प्रोविंस, ये सब बड़े जो है प्रोविंसेस बन गए थे उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन। यहां पर इन्होंने कर दिया कि आप 50 मेंबर्स का प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 50 मेंबर्स इन दीज प्रोविंसेस एंड पंजाब, बर्मा, असम, पंजाब, बर्मा और असम, इन 3 प्रोविंसेस में इन्होंने 30 मेंबर की काउंसिल बनाने का इन्होंने अप्रूवल दे दिया। मतलब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में एक बात क्लियर हो गई कि इनके शासन का आधार जो है वो प्रोविंसेस और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने वाला है। तो उनको लगा कि शायद इस प्रस्ताव से भारतीयों को थोड़ा सेटिस्फैक्शन आएगा कि भाई शासन में भागीदारी तो कर ही रहे हैं। शासन में भागीदारी का मतलब क्या, कानून बनाने में भागीदारी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या होता था, कानून बनाना, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या होता था, कानून को क्रियान्वित करना। तो एक कहीं ना कहीं लोगों को बताने के लिए हो गया कि भाई देखिए आप ही के लोग तो चुनकर आ रहे हैं, ज्यादातर लोग, अच्छा उसमें जो लोग थे वो सारे लोग इलेक्टेड नहीं होते थे, ये भी ध्यान रखिए, आगे बता दूंगा मैं।
तो ये जो है लोगों को बताने के लिए हो गया कि भाई आपके लोग ही तो चुन के आ रहे हैं, वही तो कानून बनाने में मदद कर रहे हैं और वही कानून तो हम लागू कर रहे हैं। तो डिससेटिस्फैक्शन को कम करने का एक आधार उन्होंने बनाया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स की वृद्धि करने का, इंक्रीज करने का। इस तरह से आप देखिए, अब लेकिन इसमें 4 तरह के मेंबर होते थे, जो सीएलसी यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और पीएलसी यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें देयर वेर 4 टाइप्स ऑफ मेंबर, 4 तरह के मेंबर होते थे। कौन कौन से? एक होते थे एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब ये तो होते ही होते थे। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन सदस्य। क्या हुआ? तो एक तो गवर्नर जनरल खुद और जो मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे वो इसके मेंबर बन जाते थे। मतलब जो गवर्नर जनरल खुद इसके एक मेंबर हो गए और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते थे जो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम साथ में चलते हैं, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। 1858 से गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन था वो बदल दिया गया था वायसराय का। तो यहाँ पर दोनों नाम हम बोलेंगे, इसका मतलब यही है कि वायसराय या गवर्नर जनरल, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो गवर्नर जनरल और उनके मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे वो इसके मेंबर होंगे। दे विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब पदेन, मतलब वो पद पे हैं, मतलब वो इसके मेंबर बन गए। फिर क्या होता है? दूसरा, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। कुछ मेंबर होते थे जो नॉमिनेटेड होते थे लेकिन वो ऑफिशियल होते थे। ऑफिशियल मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती थी उसमें किसी पोस्ट पे काम करते थे, यानी सरकार के किसी पद पर काम कर रहे होते थे। तो ये हो गया अपना नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर, नॉमिनेट किए जाते थे। कौन नॉमिनेट करते होंगे? तो ये नॉमिनेट करते होंगे, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल मेंबर्स हु वेयर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। तो ऑफिशियल मेंबर्स भी नॉमिनेट हो गए, कुछ ऑफिशियल मेंबर। तो ऑफिशियल मेंबर का मतलब समझ गए आप, मतलब ये लोग सरकार के विभिन्न पदों पर काम कर रहे होते थे और उनमें से ही कुछ लोगों को चुन करके ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रख दिया जाता था। और अब एक बात देखते हैं, तीसरे जो इसमें मेंबर होते थे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल, अब कुछ मेंबर ऐसे होते थे उनको भी नॉमिनेट किया जाता था, दे वर आल्सो बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल बट नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेकिन वो सरकारी सेवा में नहीं होते थे, वो सरकारी सेवा के बाहर होते थे। कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, सोशल सर्विस करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या किसी भी सेक्टर में वो काम करते हैं, जमींदार हो सकते हैं। इस तरह से कुछ नॉमिनेटेड मेंबर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे उनको भी चुन करके इसमें लाया जाता था। ये जो 4 तरह के मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 4 तरह के मेंबर होते थे। पहला क्या बताया मैंने, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर वो पदेन हो गए। दूसरा क्या बताया, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर। तीसरा क्या बताया, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक। और चौथे होते थे इलेक्टेड मेंबर। इसी में भारतीयों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना थी। इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस, ये विभिन्न कैटेगरी से चुन के यहां पर लोग आते थे। तो ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर के अलावा इलेक्टेड मेंबर्स। तो यहां पर संख्या जो है इन्होंने बढ़ाई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव सीएलसी में भी बढ़ा और पीएलसी यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बढ़ा। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बढ़ा, कैसे इसमें इलेक्ट होके आते थे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या होता था, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, पहले तो लोकल बॉडीज इलेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता था जिसमें लोकल जो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्थानीय स्तर पर लोगों को, कुछ लोगों को चुन करके उसमें रख दिया जाता। तो इलेक्टोरल कॉलेज हो गया। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक निर्वाचन मंडल बन गया कि अब उनमें से लोगों को आगे बढ़ाना है। तो एक यहां से चुन के आ गए थोड़े से लोग, तो स्थानीय स्तर पर जो कुछ खास लोगों को चुन लिया अपन ने, ठीक। तो अब यहां से चुन के आगे बढ़े तो फिर क्या हुआ, दूसरे नंबर पर गए इलेक्ट मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वो जो मेंबर्स होते थे इलेक्टोरल कॉलेज के, उन्हीं में से कुछ लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुन लिए जाते थे। आ गया समझ में? पहले स्थानीय स्तर पर कुछ लोग चुन लिए गए, फिर उन स्थानीय स्तर में से कुछ लोगों को चुन के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि बंगाल में मैंने कितने मेंबर्स का बताया आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल में 50 मेंबर का बताया। देयर वर 50 मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 50 मेंबर जो बनेगा पीएलसी में, 50 है ना, तो 50 में
देखिए ये लोकल बॉडीज मतलब बंगाल के जितने भी क्षेत्र थे वहां से कुछ लोगों को चुन के लाइए, जैसे जमींदार हो गए, जैसे व्यापारी हो गए, ट्रेडर्स हो गए, और भी अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोग हो गए, उनको उन्हीं में से लोगों को चुन करके आप यहां बना लीजिए। तो इलेक्टोरल कॉलेज हो गया। अब उन इलेक्टोरल कॉलेज में से कुछ लोगों को चुन के कहां भेज दिया, 50 लोगों में से जितने भी लोग इलेक्ट होने, अब सारे लोग इलेक्ट भी नहीं होंगे ना, क्योंकि कुछ लोग तो नॉमिनेटेड होंगे, कुछ लोग जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, कुछ जो हैं उसमें ऑफिशियल मेंबर होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल होंगे और कुछ इलेक्टेड होंगे। तो जितने लोगों का इलेक्टेड मेंबर होगा वो उनमें से इलेक्टेड मेंबर यहां चले जाएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी मेंबर रहेंगे उनमें से कुछ मेंबर चुन करके क्या कहां पहुंच जाएंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो वो पहुंच जाएंगे गवर्नर जनरल वायसराय के पास, और बाकी जो मेंबर रहेंगे इलेक्टेड मेंबर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो गवर्नर के पास रहेंगे। और बाकी निचले स्तर पर देखिए लोकल स्थानीय स्तर पर जो है कुछ लोगों को जो है प्रशासन में भागीदारी करने का मौका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से इलेक्शन की प्रोसेस में भागीदारी को बढ़ाया गया, इंडियंस के पार्टिसिपेशन को, इलेक्टेड मेंबर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा देखिए इस काउंसिल एक्ट में जो सबसे बड़ी घटना हुई उसमें हम यही मान सकते हैं, जो बड़ी घटनाओं में से एक घटना हुई कि फर्स्ट टाइम मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार ऐसा हुआ कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मेंबरशिप जो है पहली बार जो है उसमें बढ़ा। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन के माध्यम से, यानी चुन करके, भले वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, उन इलेक्शन के माध्यम से लोग जो है इंडियंस लोगों को आगे आने का मौका मिला और काम करने का मौका मिला। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि इंपीरियल यानी कि जो शासन व्यवस्था का जो सुप्रीम सिस्टम था, यानी जो वायसराय या गवर्नर जनरल का सिस्टम था, उसमें भारतीयों को भागीदारी करने का और इलेक्ट होकर के पहुंचने का मौका मिला। तो ये एक बड़ी चीज हुई, और इसका फायदा ये हुआ कि जब पॉलिसीज आगे बनती थी या जो कानून बनने की प्रक्रिया होती थी उसमें भारतीयों की भागीदारी, इंडियंस की भागीदारी बढ़ गई। लेकिन जिसने इस पूरे भारत को, इंडिया को, उस समय की जो भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम था उसको जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो बात ये है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। इसी एक प्रावधान ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो आधारशिला है यहीं पर छुपी हुई है। यानी मॉर्ले मिंटो, और खासकर मिंटो को आप बोल सकते हैं कि उसने बड़ी चालाकी से और समझदारी से, आप कह सकते हैं, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम्हारा भला भारत के साथ रहने में नहीं है, तुम तो ये डिमांड करो कि भारत से अलग होकर रहें। और वो जो बीज उनके दिमाग में पड़ा वो पाकिस्तान के निर्माण की आधारशिला बनी। तो कई जगहों पे तो लिखा रहता है कि मिंटो को भारत में जो है वो कहा जाता है कि ये संप्रदायवाद या कम्युनलिज्म का फादर है, फादर ऑफ द कम्युनलिज्म इन इंडिया। यानी कि अगर किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए तो मिंटो ही है, जो ये छूट दी उनको, बोला कि भाई, और इस प्रस्ताव में आ गया, ये तो कानून बन के आ गया ना, एक्ट बन के आ गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एक्ट बन के आ गया कि अब मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित होंगे और वहां पर केवल मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुने जाएंगे, और उन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए केवल मुसलमान ही वोट डालेंगे, मुसलमान ही मत देंगे। यानी कि सम कॉन्स्टिट्यूएंसी एम्बार्क्ड फॉर मुस्लिम्स, सम कॉन्स्टिट्यूएंसी embarked for Muslims and only Muslim could vote their representatives। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर केवल मुस्लिम प्रतिनिधित्व
मुस्लिम लोगों को ही वोट देने का अधिकार होगा और मुस्लिम प्रतिनिधि वहां पर होंगे और मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुने जाएंगे मुस्लिम जो वोटर होंगे उनके द्वारा, और वो रिप्रेजेंट करेंगे जो है गवर्नर जनरल या वायसराय की काउंसिल को। मतलब क्या हुआ कि अब ये तय हो गया कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए अलग प्रतिनिधित्व होगा, उनकी अलग निर्धारित सीटें होंगी, उनको अलग व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। अब वो कांग्रेस के साथ या अन्य किसी भी सिस्टम के साथ वो भागीदारी नहीं करेंगे। ये इंजाम जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से मुसलमानों के लिए कर दिया गया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, दिस इज द पार्ट ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वी शुड हैव रिमेंबर इट ऑलवेज, We should have remember it always। और इसके द्वारा मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस तरह से की गई वो भी हमने आपको बताया। अब देखिए और कुछ चीजें क्या क्या इसमें करना चाहते हैं। बाकी देखिए दो चीजें तो हो गई, बड़ी चीजें दो थी। एक तो ये जो सिस्टम था उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स बढ़ा दिए गए, वो एक फायदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए अलग सीट रिजर्व कर दी गई, तो उससे जो है हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव बढ़ गया। अब क्या होता है कि उन्होंने बोला ठीक है, अगर लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सीएलसी में और पीएलसी में डिस्कस करना चाहते हैं ना बजट पे, करने दो। मेंबर्स को डिस्कस बजट एंड डिस्कस मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कोई बजट के ऊपर कोई रिजोल्यूशन लाते, कोई प्रस्ताव लाते, लाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरूर एक इंप्रूवमेंट किया उन्होंने, क्योंकि इससे पहले वाले में जो काउंसिल एक्ट था उसमें हमने बताया था आपको कि उसमें वो बातचीत तो कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे, लेकिन कोई उसके ऊपर कोई अपनी रिजोल्यूशन नहीं ला सकते थे, वोटिंग नहीं कर सकते थे। वोटिंग तो बजट पे अभी भी नहीं कर सकते थे, इसमें भी कहीं ऐसा लिखा नहीं कि वोटिंग का अधिकार मिला उनको। तो वोटिंग का अधिकार तो अभी भी नहीं मिला उनको बजट के ऊपर। लेकिन ये कहा गया कि अगर आपके अंदर आपको लगता है कि कोई बजट के इंप्रूवमेंट के लिए कोई प्रपोजल है, कोई रिजोल्यूशन है, कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आप प्रस्ताव दीजिए। हमारे जो मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, अगर उनको लगता है कि द रिजोल्यूशन इज गुड एंड द बजट शुड बी इंप्रूव्ड और द रिफॉर्म, वो करेंगे अगर उनको लगता है तो। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर दबाव नहीं डाल सकते आप, यू कैन नॉट प्रेशराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये प्रावधान जो है इसमें कर दिया गया। तो आपको याद ये रखना है कि मेंबर्स को डिस्कस बजट, डिस्कस द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, द मेंबर्स को आल्सो ब्रिंग द रिजोल्यूशन ला सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट पर डिस्कस कर सकते हैं, एंड आल्सो आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब यहां पर एक चीज और उन्होंने बढ़ा दिया कि ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि भाई अगर डिस्कशन हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सीएलसी में या पीएलसी में, और किसी मेंबर को लगता है कि हमें कुछ और पूछना है, जो ओरल डिस्कशन है उसी में जनरली हो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो सकता है, तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये बात भी इसमें तय हो गया। 1909 के इस काउंसिल एक्ट में एक बड़ी उपलब्धि यह भी थी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि एक एडवोकेट जनरल भी थे, बंगाल के रहे थे, उनको वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखने का मतलब यह हुआ कि वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में काम करने का मौका मिला, यानी कि एक मिनिस्टर के रूप में काम करने का मौका जो है पहले किसी भारतीय को इस तरह से मिला। तो यहां पर आप ये समझिए कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कभी किसी क्वेश्चन में आ सकता है ये कि पहले वो व्यक्ति जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे वो कौन थे, तो ही वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एंड द टू इंडियंस नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में इंडियंस लोगों को एंट्री मिल नहीं पाती थी। तो यहां पर इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 से आप देखिए सेक्रेटरी ऑफ
ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स में 2 इंडियंस को भी प्रवेश मिल गया। तो यहां पर कई महत्वपूर्ण घटना हो रही है। पहली घटना यहां पर आपने देखा कि जो है काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ गई। दूसरी घटना आपने ये देखा कि यहां पर पहली बार जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात को स्टैब्लिश कर दिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये आपने देखा कि बजट पर डिस्कशन भी कर सकते हैं और कोई रिजोल्यूशन भी ला सकते हैं, और साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था, इसमें और भी ज्यादा आप पूछ सकते हैं, और साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यानी कि आप दोबारा, अगर आपके मन में लग रहा है कि कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, यानी उससे रिलेटेड और प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो है वो फर्स्ट इंडियन मेंबर हैं जो कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाते हैं, और 2 ऐसे भारतीय हैं जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसमें इंडियन अफेयर्स को देखने के लिए, भारतीय मामलों को देखने के लिए स्पेशल जो है इसमें नियुक्ति की जाती है। अब इन्हीं में से आप इसको एसेस करके निकाल सकते हैं कि इससे हमको मिला क्या, क्या फायदा क्या हुआ। तो फायदा कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अगर एसेस करते हैं तो नथिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कुछ भी ऐसा जो डिमांड था, कांग्रेस का डिमांड था कि अब हमें खुद शासन करने का मौका दिया जाए, हमें ब्रिटिश जो लोग हैं, ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं या ब्रिटिश अधिकारी हैं, जरूरी नहीं कि उनकी मदद से हम शासन करें, हमारे जो लोग हैं वो शासन करेंगे। लेकिन इस डिमांड के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, तो ये नथिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एक असेसमेंट हो गया। दूसरा असेसमेंट, इंक्रीज इन इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक फायदा हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों जगह क्या हुआ कि भारतीयों का पार्टिसिपेशन जो है, इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ गया। और क्या हुआ, तो द बजट, डिस्कस बजट बट नो चेंज कैन बी मेड इन इट, बजट के मामले में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि बजट पे आप डिस्कस तो कर सकते थे, लेकिन वोट अभी भी डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन रिजोल्यूशन ला सकते थे, प्रस्ताव ला सकते थे, कुछ चेंजेस लाने के लिए आप बोल सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को। तो ये एक एडवांटेज आप कह सकते हैं कि थोड़ा हुआ। और जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ भारत को, जो आज तक भारत को झेलना पड़ रहा है, वो इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, भारत को इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो बात है, ये पहली बार आया। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो 1909 का जो ये काउंसिल एक्ट है, ये वर्तमान में कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हमारी पॉलिटिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे प्रभाव डालता है, तो 2-3 बातें आप इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए, पहला इंपैक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया कि ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो चीज थी, इसका जो नुकसान है ये भारत उठा चुका था। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनको मालूम था कि भारत को अब और ज्यादा कम्युनलाइज नहीं करना है। तो क्या किया हमने अपने प्रियम्बल में भी, और साथ ही उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट भी हमने क्या व्यवस्था कर दी, हमने सेकुलरिज्म की व्यवस्था की, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता की व्यवस्था की। ये हमारी सीख है, यहां से हमने सीखा। दूसरी बात, बजट के ऊपर चूंकि हमें डिस्कशन करने का मौका नहीं मिला था, तो जब हमने ये व्यवस्था की कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक जगह 112 आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, एक साल में एक बजट बनाया जाएगा और उस बजट को जो है संसद में रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाता है क्योंकि ये एक धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है। तो और उसमें जो है पूरा मौका दिया जाता है बहस करने का, उसमें वोटिंग की जाती है, क्योंकि हमने ये महसूस किया था कि बजट पर अगर कंट्रोल नहीं हो तो वित्त का दुरुपयोग करती सरकार है। तो इसीलिए हमने संसद को यह अधिकार दिया, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, उन्होंने इससे सीख लेते हुए ये राइट दिया पार्लियामेंट को कि आप जो हमारे जो बजट है, हमारा जो मनी बिल है, उसको कंट्रोल में रखिए। और खासकर स्पेशली द मोर राइट वाज गिवन टू लोकसभा को विशेष अधिकार दिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम में अभी भी राइट है, आप जो है पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको प्रभावित किया। और इसके अलावा जो हमारी जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट होता है, जो मंत्रिमंडल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसमें भी हम लोगों ने
कोशिश की कि भाई सभी जो हमारी कम्युनिटीज के लोग हैं, हमारे समाज के जहां से भी जो जिस भी तरह के लोग आते हैं, उनको जो है अवसर मिले, जिससे कि लोगों में अपनी राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के प्रति विश्वास बढ़े। क्योंकि हमने ये सब सीख हासिल की थी, ये सब बातें जो हमने देखा था जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, उससे जो सीख हासिल की उसने हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेशन में उसका प्रभाव हमें आज भी नजर आता है। तो इस तरह से 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत हमने आपको 3 बिंदुओं के अंतर्गत चीजें बताई। पहला बिंदु था कारण, दूसरा बिंदु था इस एक्ट की विशेषता, और तीसरा बिंदु जो था कि उसका असेसमेंट, और असेसमेंट के साथ ही हमने आपको बताया कि वर्तमान में ये एक्ट हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालता है और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने इस काउंसिल एक्ट से क्या-क्या सीख हासिल की। तो आपने हमें हमारी बातों को सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे अच्छे वीडियोज और अच्छी बातों के साथ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।